यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की कवायद तेज। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ली बैठक। अंतिम चरण में नियमावली का काम। 9 नवंबर तक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है लागू। उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निराधार है। लालकुआ दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा को उत्तराखंड हाईकोर्ट से राहत। बोरा की 17 सितंबर तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। महिला के साथ दुष्कर्म का मामला। देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार जारी है कार्रवाई। जिले में अब तक 7 मरीज पॉजिटिव मिले। 502 जगहों में मिला डेंगू का लार्वा। टिहरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन समाप्त। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आंदोलन को कराया समाप्त। 39 दिन से कायम था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन। और रुद्रपुर में पुलिस ने 108 नशीले इंजेक्शनों के साथ दबोचे 2 सौदागर। पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। उत्तरकाशी में हुआ दर्दनाक हादसा। खाई में गिरी कार। 2 लोगों की मौत। 3 लोगों का किया गया रेस्क्यू। कार में सवार थे 5 लोग। सूफी राशिद ने दिया विवादित बयान। कहा पाकिस्तानी जायरीनों को गंगा जल और श्रीमद् भगवत गीता देना गलत। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने सूफी राशिद के बयान की आलोचना की। उधम सिंह नगर में हुआ सीबीएसई क्लस्टर गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में 1500 खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। हरिद्वार में पहाड़ों पर बारिश का कहर जारी। बारिश के कारण गंगा का बढ़ा जलस्तर। नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की के ईदगाह चौक के पास निजी होटल में अजमत रसूल चिश्ती साबरी ट्रस्ट के अध्यक्ष सूफी राशिद ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 12 रबी उल्फ शरीफ देश दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ट्रस्ट द्वारा साबिर पार्क दरगाह में चादर पोशी होगी। इसके उपलक्ष्य में 15वें रबी उल शरीफ 19 अगस्त को जश्न बाबा फरीद का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कव्वाली की प्रस्तुति देश के नामी कव्वालों के द्वारा दिया जाएगा। देश के विभिन्न दरगाहों और दरबारों से सूफी संत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान सूफी राशिद ने एक विवादित बयान भी दिया जिससे हलचल मच गई है। उन्होंने कहा कि पिरान कलियर सालाना उर्स में आने वाले पाकिस्तानी जायरीनों को गंगा जल और श्रीमद् भगवत गीता दिया जाना मुस्लिम परंपरा के तहत गलत है। उनको कुरान शरीफ, खजूर और साबिर साहब की चादरें भेंट में देनी चाहिए। दरअसल आपको ये भी बताते चले कि पिछले साल कलियर उर्स में आए पाकिस्तानी जायरानों को उर्स के समापन पर वापस लौटते समय वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने गंगा जल और गीता भेंट की थी, जिस पर सूफी राशिद ने आपत्ति जताते हुए मुस्लिम परंपरा के विरुद्ध बताया। अब सवाल ये उठता है कि एक सूफी को जो सर्व समाज का होता है, इस तरह की बयानबाजी करना कहाँ तक उचित है। वहीं सूफी राशिद के इस बयान पर फोन पर हुई वार्ता में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी आतंकी सोच के लोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जायरीनों को तोहफा देते हुए एक संदेश देने का काम किया गया था। अगर किसी को इस संदेश से परेशानी है तो ऐसे लोगों की मानसिकता को समझा जा सकता है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिसे हिंदुस्तान में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण से परेशानी है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी जैसे कि आपने बताया कि कोई सूफी राशिद हैं और उन्होंने
ऐतराज़ जताया है कि हमने जो पिछली बार श्रीमद् भगवद गीता, गंगा जली, रुद्राक्ष की माला पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीनों को भेंट की थी, उस पर आपत्ति है। हमें उम्मीद थी कि इस तरह की आपत्तियाँ आएंगी। हम 150 करोड़ लोग सनातन धर्म के मानने वालों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है, और उस देवभूमि उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार के एक कोने पर स्थित है पीरान कलियर। मुझे लगता है कि यहाँ से एक संदेश जाने की ज़रूरत हमेशा रहती है। पाकिस्तान से लोग आते हैं, हम उनकी आस्था का सम्मान करते हैं, वो साबिर पाक के मानने वाले हैं, लेकिन जो 150 करोड़ सनातनी हैं उनकी आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म होता है वो किसी से छुपा नहीं है, वो एक कड़वी सच्चाई है। तो अगर हम यहाँ से संदेश देकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो हिंदू समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो सनातन समाज के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, उनके चाहने वाले उनके अपने यहाँ रहते हैं, अगर आपको सम्मान चाहिए तो हमारे लोगों को वहाँ सम्मान देना पड़ेगा। इस सोच के साथ हमने श्रीमद् भगवद गीता हिंदी, उर्दू और इंग्लिश संस्करण जो पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीन थे उन्हें दिया। हमने गंगा जली उनको भेंट की, रुद्राक्ष की माला भेंट की और उनसे कहा कि सह सम्मान आप इसे ले जाएंगे और हमारे जो वहाँ पर मंदिर हैं, जो मठ हैं, वहाँ पर जाकर आप सह सम्मान उन्हें सौंपेंगे, कहेंगे ये हिंदुस्तान की तरफ से, वहाँ के लोगों की तरफ से आपके लिए तोहफा आया है। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में आना है, अपनी परंपराओं का सम्मान कराना है, तो हमारी परंपराओं का सम्मान भी करना पड़ेगा। अगर वो प्यार की भाषा समझते हैं तो प्यार की भाषा में समझाएंगे, और नफरतों की भाषा में समझेंगे तो उस भाषा में भी हमें जवाब देना आता है। दूसरा मेरा मानना यह है, मुझे लगता है कि जो लोग इस बात को, जिनसे तकलीफ है कि हमने पाकिस्तान से आए हुए ज़ायरीनों को जो श्रीमद् भगवद गीता दी उनको पसंद नहीं आ रही है। हमें मालूम है यहाँ पाकिस्तानियों के चाहने वाले और उनकी भाषा बोलने वाले बहुत से लोग हैं। जो पाकिस्तान खुद नहीं बोल सकता, वो अपने लोगों की भाषा में बुलवाने की कोशिश करता है। मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान में, भारत में, देवभूमि उत्तराखंड में सम्मान चाहिए तो सम्मान देना पड़ेगा। जो सम्मान कर नहीं सकते वो हमसे कम से कम सम्मान की उम्मीद ना रखें। तो क्या गीता नहीं देनी चाहिए, उनको गंगा जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम परंपरा के हिसाब से ये हमारा नहीं बनता है। हम उनको कुरान गिफ्ट करें, खजूरें गिफ्ट करें, साबिर पाक की चादरें गिफ्ट करें, ऐसा कोई तबर्रुक दें जो वो लोग लेकर अपने घर में सरकार साबिर पाक का, नबीयीन, सिद्दीकीन, शहीदान करबला और औलिया अल्लाह का फैजान लेकर अपने मुल्क वापस जाए। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां एसएमएस दत्ता मेमोरियल नौजके पब्लिक स्कूल खटीमा में 4 दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ है, और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री ने शिरकत की। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 40 जिलों के लगभग 100 विद्यालय के लगभग 1500 खिलाड़ी और ऑफिसर्स प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि रेखा आर्य, कैबिनेट मंत्री, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, खेल, युवा कल्याण उत्तराखंड सरकार ने बच्चों का हौसला उपजाई किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बच्चे विभिन्न प्रकार की ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो खेल को बढ़ावा भी मिलेगा और जीत की ललक भी बढ़ेगी। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का उत्साह होता है, जिससे खेल के लिए अच्छे खिलाड़ी हमारे देश को मिलेंगे। वहीं बच्चों में सकारात्मक संकेत देने को मिल रहा है। हमारे देश के जिलों से लगभग 40 जिलों से जो है बालिकाएं आज विभिन्न विधाओं में, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए न्यूज़ी पब्लिक स्कूल में आए हुए हैं। आज उन्हीं के कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से ये बालिकाएं जो अंडर 19 है, इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से, चाहे वो कबड्डी हो, मलखम्ब हो, योगा हो या फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, इत्यादि इत्यादि विधाओं में जब यहाँ पर
इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे तो निश्चित रूप से खेल को बढ़ावा भी मिलता है और बालिकाओं में भी एक प्रतियोगिता की स्पर्धा की भावना भी जागती है और एक जीत की ललक भी जागती है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत सकारात्मक संकेत है इस बात का कि भविष्य में बालिकाएं जो है नेतृत्व करने की क्षमता का गुण का उनके अंदर विकास होगा और भविष्य खेल के क्षेत्र में भी देश के लिए अच्छे खिलाड़ी हमें मिल पाएंगे। तो उसकी एक अच्छी शुरुआत जो है आज यहाँ पर देखने को मिली है। The principal of the school, Mr. Ari Jaldi, to kindly take his place on the stage. point. काफी स्ट्रगल करती हुई श्रीमती रेखा आर्या जी के साथ ये प्लेयर्स लकी हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी ने अपने रौद्र रूप में बह रही है। हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज पर गंगा 293.15 सेंटीमीटर पर बह रही है और इस समय खतरे का निशान 294 सेंटीमीटर है। भीमगोड़ा बैराज के इंजीनियर हरीश प्रसाद ने बताया कि इस समय गंगा चेतावनी लेवल से ऊपर बह रही है और इसलिए गंगा के पास वाले इलाकों में अलर्ट जारी कर जिलों और जो जिला प्रशासन को सूचना दी जा रही है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने भीमगोड़ा बैराज पर डेरा डाला हुआ है। मैदानी इलाकों में सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए हमारे द्वारा सभी बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और उनको अलर्ट रहने के लिए भी आदेश कर दिया गया है। वहीं गंगा में भारी सिल्ट आने के कारण शहर के अंदर से जाने वाली गंगा को बंद कर दिया गया है। जो भी बारिश का पानी ऊपर से आ रहा है तो इस टाइम जो हमारा लेवल है 293.15 लेवल चल रहा है और उसमें 1,50,851 क्यूसेक पानी इस टाइम डिस्चार्ज चल रहा है हमारा बैराज पर। और सुबह 6 बजे करीबन हमारा 293.30 लेवल हो गया था और उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज है 1,81,900 क्यूसेक गया है मैक्सिमम। इस टाइम घटता हुआ लेवल है और अभी बारिश से बता रहे हैं कि ऊपर भी बारिश अभी हो रही है तो संभावना है कि थोड़ा बहुत गड़बड़ भी सकता है लेवल। इस टाइम जो चल रहा है 293.15 लेवल चल रहा है हमारा। 293 हमारा जो अलर्ट लेवल होता है और 294 लेवल हमारा खतरे का निशान होता है। जो यूपी पे जो बाढ़ यानी जो पानी आ रहा है जितना भी आ रहा है तो यूपी में जितने भी हमारे गांव आसपास आते हैं जो निचले क्षेत्र में हमारे आते हैं उसमें इतना ज्यादा भी प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि इतना ज्यादा पानी डिस्चार्ज नहीं है। क्या यहाँ स्थानीय अधिकारियों से संपर्क में है आप? बिल्कुल प्रॉपर उनके द्वारा हमें सूचना दी जाती है और हमसे भी सूचना उनसे प्राप्त की जाती है जो भी वो हो रहता है। पूरी तरीके से हमारी मुस्तैदी हमारे स्टाफ द्वारा जैसी अगर हमारे पास पानी बढ़ने की सूचना प्राप्त होती है तो पूरा समस्त हमारा स्टाफ हमारे अधिकारी सभी यहाँ पर बैराज पर उपस्थित रहते हैं और प्रॉपर इस पर निगरानी बना कर रखते हैं। राजधानी देहरादून में सफाई व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद डोर टू डोर कूड़ा उठाने के कार्यों में तेजी लाई जा रही है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। नगर निगम भी इस मामले को लेकर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर कूड़ा उठाने की व्यवस्थाएं सही की जा रही है। इसमें जो लोग निर्धारित स्थान पर कूड़ा नहीं डाल रहे हैं या इधर उधर कूड़ा फेंक रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है और जो कूड़ा उठाने वाली कंपनी है अगर वो भी लापरवाही बरत रही है तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में नगर निगम द्वारा लगातार कूड़े पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त या निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त सड़क पर कूड़ा फेंकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उन पर लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारी कंपनी है उनके द्वारा जो अनियमितता बरती जा रही है, कूड़ा समय से न उठाना, कुछ पॉइंट्स को छोड़ देना अथवा गाड़ी का पर्याप्त संचालन न होना, तो उन पर भी लगातार जुर्माने की और अन्य कार्रवाई की जा रही है।
नई टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित राजकीय महाविद्यालय में 39 दिन से चल रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन में पहुंचे। डीएम मयूर दीक्षित ने छात्र नेताओं को आश्वासन देकर शाम आंदोलन को समाप्त करवाया। साथ ही आंदोलन संघ की समस्याओं को सुनते हुए जायज मांगों पर शीघ्र यानी तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आपको ये भी बताते चले कि जिलाधिकारी के आश्वासन पर छात्र संघ ने 39 दिन चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया। वहीं छात्र संघ अध्यक्ष युवराज सिंह ने अपनी मांगे गिनाते हुए कहा कि महाविद्यालय को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कैंपस का दर्जा दिया जाए, वर्ज्य संकाय की कक्षाएं संचालित भवन और महाविद्यालय के बहुउद्देश्य हॉल को महाविद्यालय के नाम करवाया जाए। महाविद्यालय में चंबा और जाखरी धार दूर दराज के छात्र छात्राओं के लिए बस सेवा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में छात्रों के लिए छात्रावास, पीने का पानी, उचित व्यवस्था, प्रत्येक संकाय के लिए स्मार्ट क्लासेस और बहुउद्देश्य हॉल का भी नवीनीकरण किया जाए। इस पर जिलाधिकारी ने बस सेवा, स्मार्ट क्लासेस, पेयजल और बहुउद्देश्य हॉल नवीनीकरण को लेकर प्राचार्य और एसडीएम को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डिग्री कॉलेज न्यू दिल्ली में जो मांगे थी उसके लिए यहाँ पर छात्र धरना दे रहे थे। उसमें कुछ मांगे जो है वो जिला स्तर पर हमने निर्धारित की है कि हम उसको यहीं से उसका पूर्ति करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इनको अच्छी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, टॉयलेट्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, इनका ऑडिटोरियम है और इस तरह की जो भी मांगे हैं वो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे यहाँ पर इनको सुविधाएं मिले और इनकी मांगे जो है वो काफ़ी जायज़ मांगे हैं और अच्छी शिक्षा मिले सभी बच्चों को। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट मांग थी कि जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए बसेस की अरेंजमेंट किया जाए। तो उसके लिए भी हम जिला प्रशासन की तरफ से अरेंजमेंट करेंगे कि डिग्री कॉलेज बसेस का अरेंजमेंट करें और फंडिंग के लिए हम कोशिश करेंगे कि कहीं उसको अरेंज करेंगे ताकि बच्चों को चंबा, जागीदार आदि क्षेत्र से आने में कोई दिक्कत ना हो। और जो अन्य मांगे हैं जो कि शासन स्तर की है उसके लिए यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैडम है उनको बताया गया है वो परस्यू कर रहे हैं ताकि इनकी सभी मांगों को समय रहते पूर्ण कर ले। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को 108 नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार कर लिया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि आरोपियों पर आरोप था कि दोनों युवक गली गली जाकर महंगे दामों पर नशीले इंजेक्शनों की खेप नशे की लत युवकों को मुहैया कराते हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम को एनटीएफ के दरोगा कौशल भाकुनी के टीम के साथ गश्त कर रहे थे। सामने से 2 व्यक्ति बिना हेलमेट लगाए आ रहे थे। टीम को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगे। संदेह होने पर टीम ने घेराबंदी कर युवकों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम इरशाद अहमद और अहमद बताया। तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से प्रतिबंधित 108 नशीले इंजेक्शनों की खेप बरामद हुई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोग गांव के ही मोनिस नाम के व्यक्ति से नशीले इंजेक्शनों को खरीद कर लाते हैं और महंगे दामों पर गली गली जाकर नशे की लत युवकों को मुहैया कराते हैं। पिछले लंबे समय से नशीले इंजेक्शनों की सप्लाई कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर और न्यायालय के सामने समक्ष किया है, उनको पेश किया यानी। ये 105 नशीले इंजेक्शन जो है वो बरामद हुए हैं। लगातार जो हमारा अभियान जो 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो पुलिस मुख्यालय का अभियान है 2025 तक नशा मुक्त बनाने का उत्तराखंड में, उसी के क्रम में ये भी कार्रवाई की गई है। इसमें 105 इंजेक्शन जो है वो बरामद हुए थे। इसमें 2 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। थाना खजूरिया, जिला रामपुर के रहने वाले हैं। इनके आपराधिक इतिहास की भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और ये जहाँ से इंजेक्शन ला रहे थे और जिन्हें ये बेचने जा रहे थे सारे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस इनके हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो भी इसमें फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में सरकार ने तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक इसे लागू करने के संकेत दिए। ऐसे में शासन स्तर से तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बीजापुर अतिथि गृह में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की नियमावली बनाने के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में गृह, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, अल्पसंख्यक संस्कृति, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, नियोजन, वित्त विभाग के सहयोग और समन्वय से उत्तराखंड यूसीसी की नियमावली बनाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड यूसीसी सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी के कार्य में लाने के लिए बनने वाली नियमावली को अंतिम रूप देने में सभी विभागों को सहयोग और समन्वय के निर्देश दिए। आपको ये भी बताते चले कि यूसीसी सदस्य मनु गौर, सुरेखा डंगवाल, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार समेत कई विभागों के प्रमुख और अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि उत्तराखंड के राष्ट्रपति की ओर से समान नागरिक संहिता कानून के विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड के स्थापना दिवस से पहले ये राज्य में लागू हो जाएगा। इसको लेकर सीएम धामी ने भी अपनी तरफ से मंजूरी देते हुए इसे जल्द लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उत्तराखंड में प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर हमला बोला। हनी पाठक ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा निराधार है। बीजेपी सरकार में केदारनाथ धाम का विकास हो रहा है और कांग्रेस को ये विकास अच्छा नहीं लग रहा, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस ने बीते दिन अपने दूसरे चरण की केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की शुरुआत की थी। शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने जलाभिषेक किया और अपने दूसरे चरण की यात्रा समाप्त की। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि केदारनाथ यात्रा के माध्यम से कांग्रेस केदारनाथ विधानसभा सीट को साधने में लगी हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस की इस यात्रा को निराधार बताया। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि केदारनाथ धाम की शिला को कोई भी कहीं ले जा नहीं सकता। कांग्रेस के लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, जिस वजह से वो इस तरीके के बातें जो हैं वो करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि केदारनाथ धाम में निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष को केदारनाथ धाम का विकास नहीं हो रहा है, जिस वजह से वह इस तरीके के अनर्गल बयान दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन धीरे धीरे खोती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा नियुक्तियां करते हैं और उस नियुक्तियों को बिना एआईसीसी की संस्तुति के करते हैं, उसको शैला इसको इनकी प्रदेश प्रभारी रद्द कर देती है, तो इसमें इतने ज्यादा घोर बेइज्जती का इनको इस समय सामना करना पड़ रहा है। इस कारण इनके मानसिक असंतुलित हो चुके हैं और मानसिक रूप से ये बीमार हो चुके हैं, तो इस प्रकार की बातें करते हैं। अब ये मानसिक बीमारी के शिकार नहीं है तो और क्या कहेंगे। जिस बाबा केदारनाथ की वहां पर शिला रखी गई है, उसको कोई क्या तोड़कर कहीं पर लेके जा सकता है? ये इनकी मानसिक विकलांगता का परिचय दे रहे हैं ये। और जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हमने केदारनाथ बाबा में जल चढ़ाया, बहुत अच्छा काम किया, आपको जल चढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जो जो उल्टे कर्म आपके रहे हैं, अब तक सनातन संस्कृति को आप मानते नहीं आए हैं। और कहा जाएगा, और बिल्कुल उचित कहा जा रहा है, कि हीरे की सैया पर सोने वाले आज जमीन पर उतरे हैं। तो इस तरीके की जो ये कर रहे हैं चीजें, ये दर्शा रहा है कि अब इन्हें सनातन की संस्कृतियों पर विश्वास है। हाईकोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी लालकुआ दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा की गिरफ्तारी पर रोक
और एफआईआर को निरस्त करने के मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने 17 सितंबर मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उन्हें जांच में पुलिस का सहयोग करने को कहा। कोर्ट ने केस में शामिल किसी गवाह को डराने, धमकाने या उन्हें प्रभावित न करने को लेकर भी निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख नियत की गई है, यानी तय की गई है। और मामले के अनुसार नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा एक महिला ने परमानेंट नौकरी दिलाने के नाम पर होटल में बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आरोपी मुकेश सिंह बोरा पर लालकुआं थाने में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट का नोटिस भी जारी कर दिया है। बोरा की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी की जा रही है। आपको ये भी बताते चले कि लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने उनके खिलाफ लगाई गए 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं को खत्म करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया। देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई लगातार जारी है। अभी तक जिले में 7 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन की टीमों ने मिलकर अब तक 20,650 घरों का सर्वे किया, जिनमें 502 जगहों में डेंगू का लार्वा मिला। वहीं इसको लेकर देहरादून के डीएम सवीन बंसल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा वो जगह जगह जाकर खुद मुआयना कर रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू नाशक दवाओं और छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा जिन प्रतिष्ठानों और घरों के आगे पानी एकत्र होने की वजह से डेंगू का जो लार्वा है वो पाया जा रहा है, उनके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है।